हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का आज 6वां प्रतिशत सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो लोग टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्त परीक्षा, केबीएस अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार जो है विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में उधार सीमा पर अधिकार के लिए इसकी सदस्यता शुल्क का कुछ प्रतिशत स्थानीय राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा शेष SDR जो पेपर गोल्ड होता है मुद्रा में देना होता है। वर्तमान में यह प्रतिशत कितना है? तो वर्तमान में यह प्रतिशत है ऑप्शन नंबर ए, इसमें देखिएगा 75% जो है राष्ट्रीय मुद्रा है और 25% जो है पेपर गोल्ड मुद्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उधार सीमा पर जो है अधिकार के लिए इसकी सदस्यता शुल्क का कुछ प्रतिशत स्थानीय राष्ट्रीय मुद्रा तथा शेष जो है SDR पेपर गोल्ड मुद्रा में देना होता है। वर्तमान में जो है 75% राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और 25% जो है SDR पेपर गोल्ड मुद्रा देना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिशर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य कितना हो जाएगा? तो वो आधा हो जाएगा। ठीक है, यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य जो होगा वो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आम बजट 2016-17। ये पुराना क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप लोग अपडेट हो लीजिएगा। तो करंट के भी क्वेश्चन डाले जाएंगे। बहरहाल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आम बजट 2016-17 में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं रहा था, तो बिल्कुल सही है। और नई बजट में 5 लाख के आमदनी में जो है 3,000 रुपये का टैक्स फ़ायदा होगा, ये भी सही है। व्यक्तिगत आयकर की दरों में नए बजट में कोई बदलाव नहीं है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका सभी सही हो जाएंगे 2016-17 के आम बजट में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नए बजट के अनुसार ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बजट जिसे ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है किस वर्ष पेश हुआ था? तो ये 1973-74 में ये पेश हुआ था। ठीक है, देश का पहला बजट जिसे ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है वर्ष 1973-74 में पेश हुआ था। वर्ष 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें बजटीय घाटा जो है 550 करोड़ रुपए का हो गया था। और यह बजट जो है यशवंतराव बी चौहान ने 18 फरवरी 1973 को जो है पेश किया था। तो इसलिए इसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। 550 करोड़ का इसमें घाटा हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सी रंगराजन समिति ने अपनी निर्धनता आकलन रिपोर्ट जुलाई 2014 में केंद्रीय योजना क्रियान्वयन मंत्री को सौंप दी। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं। तो इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु जो हैं, शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह 1,407 से कम खर्च करने वाले लोग गरीबी की श्रेणी में रखा गया है, तो ये आपका तो सही है। ठीक है, और कोई ग्रामीण 816 प्रतिमाह से कम खर्च करे तो वह गरीबी की श्रेणी में रखा गया है, तो ये आपका गलत है।
ए आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट आई थी, आकलन रिपोर्ट 2014 में केंद्रीय योजना क्रियान्वयन मंत्री के द्वारा जो सौंपी गई थी, उसमें ये बताया गया था कि शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह अगर 1407 से कम खर्च करने वाले लोग गरीबी की श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार समझौते की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मुक्त व्यापार समझौते का जो पहला क्रम था पीटीए, ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका आया था एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया, पहले स्थान पे था आपका पीटीए, परफेक्शनल ट्रेड एरिया जिसको कहते हैं, और आपका तीसरे स्थान पे आता है कस्टम यूनियन, ठीक है, तीसरे स्थान पे कस्टम यूनियन, और चौथे स्थान पे आपका आता है साझा बाजार, और पांचवें स्थान पे आर्थिक संघ, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। मुक्त व्यापार समझौते का जो विभिन्न क्रम है उसको पीटीए, फिर एफटीए, फिर आपका कस्टम यूनियन, फिर आपका साझा बाजार, फिर आपका आर्थिक संघ। तो यहाँ पे ठीक है ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होता है। सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता जो है अधिकतम हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता क्या होता है, अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो ये दिया जाता है अमेरिकी गणितज्ञ डेंटजिंग को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग का विचार जो है डेंटजिंग ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर अपवंचन का क्या अर्थ है। कर अपवंचन, तो कर अपवंचन जो है ये गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास करना जो है क्या कहलाता है, कर अपवंचन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1991 में भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया। तो जुलाई 1991 में भारत ने रुपये का अवमूल्यन कितना % किया था, तो लगभग 28%, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहाँ होगा जहाँ कीमत रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है, ठीक है। उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहाँ होगा जहाँ कीमत रेखा जो है उदासीन वक्र को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेएम किन्स के रोजगार सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में साम्य उस बिंदु पर होता है जहाँ पे समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति समान हो, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जेएम किन्स के रोजगार सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में साम्य उस बिंदु पर होता है जहाँ पर जो है समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति जो है दोनों समान होती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयावाना का क्या मतलब है। अयावाना, तो अयावाना का मतलब होता है भू राजस्व विभाग, ठीक है। जोतने बोने और रहने लायक ज़मीन पर लगने वाला शासकीय कर लगान को जो है भू राजस्व कहते हैं, और भू राजस्व कर को ही जो है अयावाना भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी, ठीक है। वाई.बी. रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 2018 तक था, ठीक है। और 15वें
वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और पहला याद रखिएगा, 15वां याद रखिएगा, 14वां याद रखिएगा, इन तीनों को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2015 में कहाँ संपन्न हुआ। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2015 में जो हुआ था नैरोबी में। तो यहाँ पे आप लोग अपडेट हो लीजिएगा, ये पुराना क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का स्थापना जो है 1956 में हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है। प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है आपका किन्स ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है, ये गलत है। सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर है, ये भी आपका गलत है। उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत है, तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। उत्पाद शुल्क जो है ये केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत है। और मनोरंजन कर राज्यों का अधिकतम आय कर का स्रोत है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे सही युग्म जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा बराबर है। तो राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है। तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है राजस्व आय प्लस पूंजी आय, केवल कर्जे की वसूली तथा अन्य आय, इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की तीव्र अथवा विस्फोटक वृद्धि की अवधि क्या थी। तो ये थी 1951 से लेकर के 1981, ये जो दशक था इसमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई थी, जिसको विस्फोटक वृद्धि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो भारत में गरीबी को जो है परिवार की आय से परिभाषित किया गया है। ठीक है, भारत में गरीबी को परिवार की आय से परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कौन से निम्नलिखित फायदे को नहीं रखा गया है। कौन से फायदा नहीं रखा गया है इसमें। तो इसमें जो है 30,000 की दुर्घटना बीमा कवर ये नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा, नहीं पूछा है प्रश्न में। न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं, ये आपका सही है। जमा पर ब्याज ये भी सही है। भारत में कहीं भी आसानी से धन का हस्तांतरण ये भी आपका सही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये फ़ायदा इसमें नहीं है कि 30,000 की दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा।